हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रोग्रेसिव क्लासेस। चलिए आज हम लोग बिहार विद्यालय के क्लास 10 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम से कुछ दिन पहले बोर्ड द्वारा रिलीज किया जाता है। चलिए आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसको सॉल्व करने से आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पौधे में जनन अंग हमेशा फूल में पाया जाता है। फूल के द्वारा ही पौधे अपना जनन करते हैं। चलिए इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में इसको करेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कर लेंगे। इसमें इन फ्लावर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है भाई? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा हरे पौधे में होती है। इंग्लिश वाले बच्चे ग्रीन प्लांट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो याद रखिएगा, हमेशा जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किससे निकलता है? जल से निकलता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, यानी कि गैस्ट्रिक गैंड्स कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका स्टोमक होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही इसका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है भाई? तो इसको याद रखिएगा आप लोग साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। याद रखिएगा इसको, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल एल्कोहल आपका अवयवीय, ऑप्शन बी इसका, यानी कि एनएरोबिक होता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसमें याद रखेगा, इसका सही आंसर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, पिट्यूटरिक्स होता है। इंग्लिश वाले बच्चे पिट्यूटरिक्स मारेंगे। चलिए 8 नंबर कह रहा है कि पौधे में वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर वाष्पोत्सर्जन होता है। इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसपीरेशन करते हैं, ये पौधों में होता है। घेंघा रोग पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग पनपता है, किससे पनपता है भाई? तो याद रखिएगा, इसमें आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी होगी तो घेंघा रोग जैसी बीमारियों से लोग पीड़ित हो जाते हैं। चलिए इसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग की जो चिपचिपी द्रव्य होती है, जिसकी वजह से ब्लड पीला होता है, उसमें क्या होता है ऐसा? तो याद रखिएगा, उसमें आपका प्लाज्मा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्लाज्मा की वजह से वो हल्के पीले रंग का होता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप मापने का उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम लोग, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग सिफ्गैनोमीटर कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है भाई? तो याद रखेगा, इसमें हमेशा पौधों में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन कीड़े मकोड़ों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा कीड़े मकोड़े जैसे तिलचट्टा वगैरह हो गया, जैसे इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तिलचट्टे में ये पाया जाता है। रक्त क्या है? ब्लड क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हुए हैं, इसमें इसका सही आंसर है आपका पदार्थ, यानी कि मैटर। पदार्थ इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसमें मूत्र का जो पीला रंग होता है उसमें यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग जो होता है वो पीला हुआ करता है। इसमें उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो उभयलिंग जंतु जैसे कि केचुआ, केचुआ जो होता है वो एक उभयलिंग जंतु में शामिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया रक्त
में कहां से प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो एक यकृत से होता है, यानी कि लीवर इसको कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लीवर टिक करेंगे, यकृत से पाया जाता होता है। इसके बाद कह रहा है कि जैव अवधर्म प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव अवधर्म प्रदर्शित करने वाला रसायन है, इसमें से इसका सही आंसर होगा डीडीटी। डीडीटी जो है वो जैव अवधर्म प्रदर्शित करता है, इंग्लिश वाले बच्चे भी डीडीटी को ऑप्शन टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो याद रखिएगा इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण के लिए कुआं इसमें सबसे बेस्ट आपका भूमिगत जल उदाहरण है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, इसका हम लोग का सही आंसर होगा डार्विनवाद, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं भाई, तो हरे पौधे हमेशा उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है भाई, तो इसका अंडोत्सर्ग का सबसे बड़ा आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन अ जो होगा इसका एलएच जो आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं जो होती हैं वो हमेशा अग्नाशय में पाई जाती हैं, यानी कि पैनक्रियाज में पाई जाती हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आयोडीन होगा। आयोडीन की वजह से ही थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इसमें आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 नंबर है कह रहा है कि निसरण कर्णिकाएं पाई जाती है। निसरण कर्णिकाएं कहां पाई जाती है भाई, तो इसमें ऑप्शन आपके 4 दिए गए हुए हैं, जिसमें इसका सही आंसर आपको न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन में निसरण कर्णिकाएं पाई जाती हैं, याद रखिएगा इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक का एवरेज ये उसका वेट होता है। 28 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है भाई, तो इसमें हम लोग वास्तविक यानी कि जो इसका चौथा द वास्तविक और उल्टा दो चीजें इसमें होती हैं, इसका सही आंसर आपका द हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में कौन सा मिरर लगता है भाई, तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर को देखने के लिए, साइड चीजों को देखने के लिए। उसके बाद आ रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यानी कि कंकेव लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कौन सा होता है भाई, तो इसका सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं है। आभासी भी नहीं होता है, नहीं सीधा होता है, नहीं छोटा होता है, इसमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है कि जूल से ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कौन सा होगा। इसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये बहुत पहले से ही 9th क्लास से ही आप लोगों को पढ़ना होता है, याद कर लीजिएगा, ये हर एक साल बोर्ड में पूछता भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर 32 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो याद रखिएगा ये प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है वो नीला कलर का होता है, और इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे स्कैटरिंग के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। कितना न्यूनतम दूरी होता है भाई, तो इसका
आप लोग देखेंगे 25 सेमी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 सेमी जो होता है इसका न्यूनतम आपका दूरी होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता होगी। तो अगर किसी का 50 सेमी अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका सही आंसर आप लोग देखिएगा, तो इसका सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग कमेंट में भी करके अपने अपने आंसर को आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है भाई, तो इसका सही आंसर होगा 5। प्रिज्म जो होता है वो 5 अलग अलग सतहों से घिरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं, दे रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो इसमें हमेशा पक्षवादी पेशियों द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर है दो। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन में के कितने नियम है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन टी भी कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, इसका सही आंसर आपका उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी कैमरा वगैरह में इसका यूज भी करते हैं। इसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। आप लोग पढ़े भी होंगे, इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, किसमें से नहीं होगा भाई, तो इसका सही आंसर आपको वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। वर्ण विक्षेपण जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करता है, कौन करता है भाई, तो इसका सही आंसर आपका गतिमान हवा हो जाता है। यानी कि गतिमान जो हवा होती है वही क्या कर देती है, यानी कि कुंडली को घुमा देती है। कांच की अवतल दर्पण, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, इसका सही आंसर आपको ऋणात्मक होता है, यानी कि हमेशा निगेटिव होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ए आंसर उसका सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा या सल्फर। याद रखिएगा ग्रेफाइट जो होता है इसमें से सबसे बढ़िया जी ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है, इसका इनमें से विद्युत चालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वक्रता त्रिज्या में 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, कितनी दूरी होगी भाई, तो इसका सही आंसर आपको 50 सेमी होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, सघन माध्यम के से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। इसका सही आंसर आपको जो पहला क्वेश्चन है जिससे अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है भाई, तो इसमें से जनित्र होती है। जनित्र जो होती है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। इसका सही आंसर अ हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है भाई, तो इसका सही आंसर आपका कोयला हो जाएगा। कोयला जो होता है वो एक पारंपरिक स्रोत होता है जिससे बहुत सारी चीजें भी
यूज की जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आपतित के अपवर्तन के साथ घटित होगा? इनमें कह रहा है कि विचलन है, विक्षेपण है, परावर्तन है और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपका विक्षेपण होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होती है? तो इसका सही आंसर याद हो गया, 220 वोल्ट जो होता है वो आपके घर का धारा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जास्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इजी है और ये बोर्ड वगैरह में पूछता भी है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 30 होती है, याद रखिएगा। इसके बाद आ रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो वाशिंग सोडा वगैरह यूज होता है ना, जैसे कपड़ा वगैरह हम लोग धोते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। ए आंसर इसका सही होगा। चलिए उसके बाद आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक, यानी कि which of the following is the strongest base? इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? तो इसमें से आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि NaOH जो है आपका सबसे प्रबल क्षारक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 53 कह रहा है कि हेमाटाइट नामांकित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में Zn, ऑप्शन बी में है Fe और ऑप्शन सी में है Cu और ऑप्शन डी में है Au। इसका जो सही आंसर है आपका Fe है। चलिए तो लोहे वगैरह होता है, उसमें होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि, हाथ से चुभकर या निस्तापन करके या फेन उत्प्लावन करके? तो इसका सही आंसर जो होगा वो फेन उत्प्लावन करके इसका सल्फाइड अयस्क को अलग नामित किया जाता है। चलिए इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिक्रिया इतना दिया गया हुआ है, किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? तो इसमें जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण या अपघटन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। इंग्लिश वाले बच्चे ऑक्सीडेशन आंसर ए मारेंगे। चलिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ये बहुत आसान है, ये हर एक साल बोर्ड में पूछता भी है, इसलिए ज्यादा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका C6H12 और O6, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। इसको याद कर लीजिएगा, ये ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है भाई? विलय होता है कि अविलय होता है कि आयनित होता है या कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा आयनित होता है। क्या होता है? अम्ल जलीय में आयनित हो जाता है, विलयन विद्युत द्वारा आयनित हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि लिथियम के ब्रायटन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो इसका सही आपका आंसर होता है 1। कितने होते हैं लिथियम ब्रायटन शेल में? 1 आपके इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 1 मिनट। इसके बाद हम लोग देखेंगे, स्क्रॉल हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर है 59। आवृत सारणी का शून्य समूह का तत्व है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है Cl, BH, HE, Na। तो इसका सही आंसर आपको He यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ऑप्शन में 4 दिए गए हुए हैं, F, K, I और Na। इसका सही आंसर आपका F होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंग्लिश बच्चे वाले भी ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। जल के विद्युत अपघटन में
कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होता है वो हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन सी, जल में वैदिक अपघटन के प्रोकार्ड्स होता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से लेके 7.8, 9.1 से लेके 9.5। तो इसका सही आंसर आपका 7.0 से 7.8 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नीचे इंग्लिश वाले बच्चे भी ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर हम लोग देखेंगे, सॉरी 63 देखेंगे। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन इसमें से अम्ल है भाई? तो Na2O है, CuO है, या CaOH2 है, या H2SO4 है। याद रखिएगा इसमें से H2SO4 होता है वो क्या होता है? ये अम्ल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? हल्दी, लिटमस पेपर, या फिर मैथिल ऑरेंज, या फिर लाल पत्ता गोभी। तो इसका सही आंसर आपका मैथिल ऑरेंज हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज जो होता है वो संश्लेषित सूचक होता है। इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनता है भाई? तो इसमें याद रखेगा एक कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बन से कोई भी जल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन क्या है भाई? तो इसका सही आंसर आपका CuFeS2, इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? याद रखिएगा मुक्त अवस्था में पूछा है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Zn, Ag, Au या Cu? इसका सही आंसर आपका Zn होगा। Zn जो होती है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि किसी अधातु के बृहत्तम शेष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई? ऑप्शन में हम लोगों के 4 दिए गए हुए हैं। इसमें से आपका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। याद रखिएगा 4, 5, 6 और 7 इस तरीके से। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए में Cu Zn दिया हुआ है, FeNi दिया हुआ है, CuAu दिया हुआ है और Cu+Sn दिया हुआ है। इसका सही आंसर आपका CuZn जो है, Cu+Zn जो है, ऑप्शन इसका ए जो है इसका सही आंसर है। इसको ऑप्शन ए को आप लोग टिक कर लेना। चलिए 71 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? याद रखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि मेथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एसीटोन और एसिलेटाइड्स, और एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, और एथिल और एथाइन। इसका सही आंसर आपका जो होगा वो एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। तो इसका प्रणाली के नाम के अनुसार प्रोपोक्सीमेथेन जो होता है वो उसका नाम है। इसको ऑप्शन बी को आप लोग टिक कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, इसका सही आंसर जो होगा Fe3O4 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवृत सारणी में इस तरह की वर्ग संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका 16 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है वो उचित आंसर है, सही आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा जो Cu जो होती है वो कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का क्या नाम है। देखिए पहला ऑप्शन में है सोल्डर, ब्रोंज, पीतल या जर्मन सिल्वर। इसका सही आंसर जो होगा आपका वो ब्रोंज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रोंज होगा। आप लोग ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 77 कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया कर बनता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया करके कौन सा बनता है भाई, तो याद रखिएगा H2 गैस बनता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया करके, ये क्वेश्चन हो गया है। 78 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। इसका सही आंसर आपका होगा Ag, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, तो गैंग कहलाते हैं। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग गैंग कहते हैं। चलिए उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण अधातुओं के तार बनाए जाते हैं। अधान्वितता, उष्मीय चालकता या तन्यता या कठोरता। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो होगा वो डक्टिलिटी होता है, यानी कि तन्यता की वजह से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि डक्टिलिटी होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों का क्लास ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग भी इस तरीके से सेटअप करिए, तैयारी करिए और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक यू।